अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 17 रिएक्शन किनेटिक्स का पहला लेक्चर जो है उसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले हम देखना चाहते हैं व्हाट इज रिएक्शन किनेटिक्स के रिएक्शन किनेटिक्स क्या होते हैं। ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होगी जिसमें आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड ऑफ रिएक्शन देखेंगे कि ये रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन के कितनी देर में ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो रहे होंगे, मूवमेंट ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन की मूवमेंट क्या है, ये सारी एक ही चीज आती है। इसके बारे में जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो दैट इज नोन एज ए रिएक्शन किनेटिक्स। इसकी एग्जांपल यूं लीजिए कि आपने चाय बनानी है। अब जब चाय लेंगे आप चीनी पत्ती दूध पानी लेके मिलाते हैं तो कितनी देर में आप चाय बना लेंगे, कितना वक्त आपको लगेगा, कितनी स्पीड होगी, ये सारी चीजें जो है वो भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को चेक करने के लिए जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की हेल्प लेते हैं वो रिएक्शन किनेटिक्स है। बहुत मजे का चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो आपने अपनी बुक के ऊपर लिख लेनी है। स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की आप स्टडी कर रहे होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की आप स्टडी कर रहे होते हैं, एंड फैक्टर्स विच इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन किनेटिक्स। और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। अगर इन सब चीजों की बेटा आप स्टडी कर रहे हैं तो आपने इसे रिएक्शन किनेटिक्स कहते हैं। अब सबसे पहले स्पीड ऑफ रिएक्शन, हमारे पास जो मुख्तलिफ चीजों में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो उनकी स्पीड कैसी होगी। तो ये बेटा तीन हिस्सों के अंदर आप इन्हें तकसीम करते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो रिएक्शन होते हैं, उनकी स्पीड बहुत कम होती है, यानी स्लो रिएक्शन इसे कहते हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो रिएक्शन हो रहे होते हैं तो दे आर नोन एज ए स्लो रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के लोहे को जंग लग जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होगा ये आपके पास बेटा एक स्लो रिएक्शन होता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये रिएक्शन हो रहा होता है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो मॉडरेट स्पीड के अंदर होते हैं, ना ज्यादा तेज होते हैं ना ज्यादा बेटा क्या होंगे आहिस्ता होंगे, तो इन्हें आप कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। जैसे मुख्तलिफ हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, हाइड्रोलिसिस के रिएक्शंस होते हैं, ये मॉडरेट स्पीड के अंदर हो रहे होते हैं। कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो वेरी फास्ट बहुत तेजी के साथ बेटा कुछ रिएक्शन होते हैं, इन्हें हम कहते हैं फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल जैसे कंबस्चन है, जलाना, किसी चीज को जलाते हैं तो आनन फानन आग लग जाती है, इसे हम कहते हैं ये फास्ट रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो अब सबसे फेवरेट रिएक्शंस कौन से होंगे, तो आमतौर पर रिएक्शंस आर मोस्ट यूजफुल। ऐसे रिएक्शन बेटा बहुत अच्छे होते हैं व्हेन दे अकर एट ए रीजनेबल स्पीड, मॉडरेट स्पीड के साथ जो हो रहे होते हैं, नॉट टू स्लो, ना बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, नॉट सो फास्ट, ना इतने तेज होते हैं, बिकम हार्ड टू कंट्रोल, कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, ना इतने स्लो होते हैं ना इतने बेटा तेज होते हैं। अब स्टडिंग, अब हमें इससे क्या फायदा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करके आपको क्या फायदा होगा, तो हमें बताना चाह रहे हैं कि स्टडिंग रेट ऑफ रिएक्शन हेल्प अस। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको क्या फायदा होगा, ये आपकी मदद करेगा, प्रिडिक्ट करेगा, आपको मशीन को ही देगा कि हाउ क्विकली प्रोडक्ट आर फॉर्म, ये जो प्रोडक्ट है वो कितनी देर में बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कोई साबुन, कोई शैम्पू, कोई और प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो इस प्लांट में वो कितनी देर में बनेगा। और दूसरा ये हमारे पास कंट्रोल रिएक्शन इन लैब एंड इंडस्ट्री, अगर कोई लैब के अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर रिएक्शन करा रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। अंडरस्टैंड, आप इस बात को भी समझते हैं व्हाट हैपेंस एट मॉलिक्यूलर लेवल्स ड्यूरिंग रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल कैसे आपने कंट्रोल करना है, ये भी बेटा आपने किनेटिक्स के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। तो अब बेटा हमारे पास जो है किनेटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो पहली पहली चीज आती है उसे हम कहते हैं कुलियन थ्योरी। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, व्हाई कुलियन मैटर, कि आपके पास कुलियन जो है वो क्यों मैटर करता है। तो अब कुलियन थ्योरी क्या होगी बच्चों, अगर आपने चाय बनानी है, आपको कहता है चाय बना के ले आओ, तो आप ऐसे करते हैं कि एक प्याले के अंदर आपने मिल्क ले लिया, ये दूध पड़ा हुआ है, और दूसरे बर्तन के अंदर बेटा आपने पानी ले लिया है, ये पानी पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपके पास शुगर पड़ी हुई है, और साथ बेटा यहाँ पे आपके पास टी पड़ी हुई है यानी चाय है। अब आप बैठे हैं, चाय बन रही है, तो आप सारे जिंदगी बैठ रहे हैं, तो ये चाय कभी आपस में नहीं बनेगी, ये चाय कभी भी नहीं बनेगी। ये चाय कब बनेगी, जब इन तीन चारों चीजों को, मतलब दूध को लेंगे, पानी को लेंगे, शुगर को लेंगे, चाय को लेंगे, एक बर्तन के अंदर डालेंगे,
और फिर बेटा इसको एक हाई टेम्परेचर के ऊपर गर्म करेंगे। जब हाई टेम्परेचर के ऊपर गर्म करेंगे तो ये सारे आपस में टकराएंगे, इनकी आपस में टक्करें लगेंगी, मतलब पानी बॉयल करेगा। चाय जो है वो चीनी के साथ टकरा रही है, चीनी जो है वो पानी से टकरा रही है और इस तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो रही है। चाय अपना ज्यादा से ज्यादा रंग दिखा रही है। तो जब तक कुलयन नहीं होगा, जब तक टकरे नहीं लगेंगी, तब तक ये बेटा केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप सेपरेट लेके बैठ रहेंगे कभी भी रिएक्शन है नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है केमिकल रिएक्शन होने के लिए पहली शर्त यह है कि रिएक्टेंट का आपस में टकराव होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर आपने एक बेस को NOH को और HCl को आपस में मिलाते नहीं है, वैसे अलग अलग लेके बैठे रहते हैं, तो कभी भी ये नमक और पानी नहीं बनेगा। जब दोनों को मिलाओगे तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, देन दे कैन चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो इसलिए हम कहते हैं कुलयन जरूरी होता है टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। तो आप जानते हैं रिएक्शन अक्कर, एक रिएक्शन उस वक्त होगा व्हेन रिएक्टिंग पार्टिकल, जो रिएक्ट करने वाले पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल हैं, कोलाइड विद वन अनदर, कि वो एक दूसरे से बेटा टकराते हैं और फिर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। क्या टकराने के बाद हर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा? नहीं, हर टकराव या हर कुलयन जो होगा वो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा, बल्कि हमारे पास एक इफेक्टिव कुलयन होगा जो किसी भी रिएक्शन को बेटा स्टार्ट करेगा। अब आप एग्जांपल लीजिए कि हमारे पास ये रिएक्टेंट है, इसको हम कहते हैं ये रिएक्टेंट ए है, और ये जो रिएक्टेंट्स हैं इन्हें आप बी भी कहते हैं। ये दोनों आपस में आपने इनकी टक्कर लगती है, ये ए है ये बी है, ये अलग है। इन दोनों को जब आप करीब लेके आते हैं, ये कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आएंगे, पहले पहले क्या होगा, स्लो डाउन होंगे, मतलब एक तेजी से एक चीज आ रही है, जब वो आपस में आकर टकराती है तो थोड़ी स्लो हो जाएगी, टक्कर लगेगी। जैसे ये पॉइंटर है मैं यूं लेके आता हूं, जैसे ये टकराते हैं तो ये स्लो हो जाएंगे, बड़ी तेजी के साथ आते हैं ये स्लो हो जाएंगे। जब स्लो होंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बेटा डिक्रीज हो जाएगी, इनकी जो हरकत करने की शरह थी वो थोड़ी कम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और वो तेजी से टकराएंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, वो इनके अंदर तोड़ फोड़ शुरू कर देगी, मतलब जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं उनके दरमियान में जो बॉन्ड्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे, तो कोलाइड हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो टक्कर है, या तो बेटा ये इफेक्टिव कुलयन है, फ्रूटफुल कुलयन है, यानी इस टक्कर के बाद केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। होगा क्या, अगर बेटा उसकी किनेटिक एनर्जी आगे चल के हम पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, तो हर वो टक्कर इफेक्टिव कोलिजन कहलाती है, जिसमें किनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। तो रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यहाँ रिएक्टेंट्स होते हैं वो तेजी से प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे। अगर हमारे पास ये जो टक्कर है वो इनइफेक्टिव है, मतलब आपस में टक्कर लगी है तो रिएक्टेंट के यानी इनके ये जो बॉन्ड है ये आपस में नहीं टूटे, तो ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे ये रीबाउंस हो जाएंगे, ये वापस आ जाएंगे और ये प्रोडक्ट के अंदर तब्दील नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, किनेटिक एनर्जी कम है, यानी जिन मॉलिक्यूल ने आपस में टक्कर लगाई है उनकी एनर्जी कम है, जबकि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा है। इसलिए बेटा रिएक्शन पार्टिकल्स आर सिंपली बाउंस बैक, ये वापस आ जाएंगे विदाउट एनी चेंज, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपने याद रखना कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, कि ये कितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन की कितनी स्पीड होगी, कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो रहे होंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट टाइम। अगर यूनिट टाइम के अंदर ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे, ज्यादा असर होने वाले टकराव हो रहा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अगर बेटा उसमें कुलयन जो है इफेक्टिव कुलयन की तादाद कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। नंबर ऑफ इफेक्टिव कुलयन, ये जो इफेक्टिव कुलयन होगा ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बेटा आमतौर पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नंबर ऑफ इफेक्टिव कुलयन पे डिपेंड करेगा, और ये जो इफेक्टिव कुलयन है वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला पहला फैक्टर आता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। अगर बेटा आपके पास ये एक बर्तन है, इसके अंदर ये एक पार्टिकल मौजूद है, इसको ए कह लें, ये दूसरा पार्टिकल मौजूद है, इसे ए कह लें, ये पार्टिकल बी है बेटा, ये पार्टिकल बी है, ये आपस में पार्टिकल जाके टकराते हैं। अब क्योंकि ये थोड़े हैं, इनकी कंसंट्रेशन कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इनका क्या होगा, स्लो होगा। अब अगर इसके अंदर आप पार्टिकल की तादाद बेटा बढ़ा दें, मतलब बहुत सारे पार्टिकल आप कर देते हैं, इनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, तब आपके पास ये ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पे इफेक्टिव कुलयन की तादाद बढ़ जाएगी।
जब इफेक्टिव कोलिजन की तादाद बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं बेटा, इनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। इनकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगी तो आपके पास नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ जाएंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, ये जो इफेक्टिव कोलिजन होंगे इनकी तादाद भी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा है कि अगर इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो भी बढ़ जाएगा अगर आप इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर कंसंट्रेशन कम थी तो थोड़े मॉलिक्यूल्स थे, थोड़े आपस में टकरा रहे थे। जैसे आपने कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, तेज हो जाएगा। देखिए अगर आपके पास एक बर्निंग, मतलब आपको पास कोई भी कोयला है या कोई लकड़ी है, वुड है, इसको बेटा आप आम हवा के अंदर जलाते हैं तो ये ऐसा जलेगी। अगर आप इसी लकड़ी को 100%, ये एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है, इसके अंदर 100% ऑक्सीजन है, इस जलती हुई लकड़ी को अगर आप इधर ले जाते हैं तब क्या होगा, तब ये लकड़ी बड़ी तेजी के साथ जलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, वो तेजी से आके इससे टकराएंगे और इस तरीके से इसका जो बर्निंग प्रोसेस होगा वो तेज हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे ये फार्मूला लिख लेना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, कि एक सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। तो इसको हम यूं डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, नंबर ऑफ कोलिजन, के नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर कितने कोलिजन हो रहे हैं, इस कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। तो इस अमल को बेटा जो आपने नाम देना है इसे आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। अब आपने एक बात को याद रखना है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज्यादा है, ये जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन के मॉलिक्यूल का जो आपस में टकराव है ये ज्यादा है तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी ज्यादा होंगे। ये जो इफेक्टिव कोलिजन होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इफेक्टिव कोलिजन की तादाद भी ज्यादा हो जाएगी, तब रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर आपके पास इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन के। सेम वही बात है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन कैसे बढ़ेंगे, आमतौर पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बेटा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, वो जो पार्टिकल है उनकी बेटा जो भागने दौड़ने की शरह है, जिस स्पीड से वो भाग रहे हैं थोड़ी स्पीड उनकी ज्यादा हो जाएगी। जब स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो कोलिजन भी इंक्रीज हो जाएगा, कोलिजन भी बढ़ जाएगा और ज्यादा यूजफुल कोलिजन हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब तीसरा फैक्टर देखें कि किनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। कि किनेटिक एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले आप कहते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन। अगर कोई भी मॉलिक्यूल बेटा हरकत करता है, मूवमेंट करता है, तो उसके अंदर ये जो मूवमेंट की वजह बन रही होती है उसको आपने काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर बेटा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी ज्यादा होंगे। तो इफेक्टिव, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इफेक्टिव कोलिजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जब इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने एक बात को याद रखना है कि आमतौर पर हम जानते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमें ये बताती है कोई भी जो मैटर होता है वो छोटे छोटे स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मौजूद होता है। ये जो स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इनकी ये आपस में बेटा मूव कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं। अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, आप दर्जा हरारत बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर ये करेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से हरकत करेंगे। आप जानते हैं जो चीज ज्यादा तेज रफ्तार होती है
जब वो आपस में टकराते हैं तो ज्यादा तबाही होती है। तो ये मॉलिक्यूल बेटा जब ज्यादा तेजी से आपस में टकराएंगे तो इसका इफेक्टिव कोलिजन होने के चांसेस भी बढ़ेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो तीनों केसेस के अंदर आपने याद रखना है कि अगर तादाद बढ़ाएंगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ाएंगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, अगर किनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बढ़ाएंगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। किनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी, टेम्परेचर से बढ़ेगी। मतलब आप दूध बॉयल कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, पहले टेम्परेचर कम था, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बन रही थी, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपको उसके अंदर आप आवाजें आना शुरू हो जाएंगी कि मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं और वहां पे जो है टकराने की वजह से उसका चाय बनने का प्रोसेस भी थोड़ा क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। अब बेटा चौथा और इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने पढ़ना है, इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो बेटा रिएक्टेंट्स होते हैं, ये आपके पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं दे कैन नॉट बी डायरेक्टली चेंज इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होते हैं ये फौरन प्रोडक्ट के अंदर तब्दील नहीं होते, बल्कि होता क्या कि रिएक्टेंट्स के अंदर मौजूद जो बॉन्ड होते हैं, इसके एटम आइन या मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होंगे वो पहले टूटेंगे, जब वो टूटेंगे देन दे कैन बी चेंज इनटू प्रोडक्ट, फिर वो प्रोडक्ट के अंदर तब्दील होंगे। देखो ये आपके पास ना एक पोटेंशियल एनर्जी है ये सारी, और ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। यहाँ पे जो आप ले रहे हैं ये बेटा रिएक्टेंट्स हैं, ये उनकी एनर्जी है। अब ये यहाँ पे है और ये बेटा आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो रिएक्टेंट है ये फौरन इन प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए, ये साथ साथ पड़े हैं। क्या होगा, पहले इन रिएक्टेंट्स को बहुत सारी एनर्जी चाहिए, जब आप इसे बहुत सारी एनर्जी देंगे तो ये इस हाईएस्ट एनर्जी स्टेज पे पहुंचेंगे, देन दे कैन बी चेंज इनटू प्रोडक्ट, फिर ये प्रोडक्ट के अंदर तब्दील होंगे। अब हम एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, ऐसी एनर्जी जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होगी, उसे आपने एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, आपने इसको लिख लेना है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। बेटा ये एनर्जी की कम से कम मिकदार होती है टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, के एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो जरूरी होगी दैट इज नोन एज ए एक्टिवेशन एनर्जी। यानी किसी के पास अगर एक मेज उठानी है, आप एक बच्चे को कहते हैं जाओ उठा के ले आओ, अगर बेटा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो उसको नहीं उठा सकता, अगर उसकी एनर्जी ज्यादा है तो आसानी के साथ उसे उठा के ले आएगा। तो यही वाला है कि अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है देन दे चेंज इनटू प्रोडक्ट, तो उसके बॉन्ड टूटेंगे, वो प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाएंगे। अगर उनकी एनर्जी कम है तो वो प्रोडक्ट के अंदर तब्दील नहीं होंगे। तो बेटा अब रिएक्टेंट की एनर्जी फॉर एग्जांपल ये 5 है, जहां तक जो एनर्जी जाती है, फॉर एग्जांपल ये 80 है, तो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है पहले तेज करनी होगी, वो यहां तक जाएंगे। तो यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी होती है इसे आपने एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, इसे ई ए से जाहिर करते हैं। ये जो स्टेट आपको नजर आती है इसे हम कहते हैं हाई एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट, ये आपके पास हाई एनर्जी स्टेट होगी। इसकी मिसाल यूं लीजिए, जैसे हम चाय बना रहे हैं, शुरू में बेटा आपने जैसे उसे चूल्हे के ऊपर रखा तो इस चाय पत्ती दूध की जो एनर्जी थी वो कम थी, आप इसे गर्म कर रहे हैं, इनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और जब आप और गर्म कर रहे हैं, बढ़ती जा रही है, तब ये हाईएस्ट एनर्जी पे पहुंच जाते हैं। अब पत्ती की सारी जो ताकत थी वो खत्म होगी, अब चीनी जो है वो सारी मिक्स हो चुकी है, दूध ने भी बेटा पानी को एक्सेप्ट कर लिया, पानी ने चाय को, दूध को, पत्ती को, सबको एक्सेप्ट कर लिया। अब वो तेजी के साथ बेटा एक नया प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी यही बात है कि आम तौर पर अगर आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है, ये बेटा आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, तो रिएक्टेंट्स के ऑल मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैन नॉट हैव सेम एनर्जी, ऑल मॉलिक्यूल्स कैन नॉट हैव सेम एनर्जी, तमाम की बेटा सेम एनर्जी नहीं होती, ज्यादातर, लेकिन ज्यादातर मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी एवरेज एनर्जी होगी, ज्यादातर मॉलिक्यूल बेटा ऐसे होते हैं जिनकी क्या होती है, एवरेज एनर्जी होती है, एक खास किस्म की किनेटिक एनर्जी होगी, जिसे एवरेज किनेटिक एनर्जी कहेंगे। देखो मेरी बात सुने, अगर एक क्लास के अंदर बेटा 50 स्टूडेंट है तो ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो बराबर होते हैं, मतलब एक साथ टेस्ट लेते हैं तो ज्यादातर बच्चे जो आते हैं उनके 50 में से 35 और 40 नंबर आ रहे होते हैं, एक या दो बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे 50 मार्क्स ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे यही बात है कि एवरेज, ज्यादातर मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी एवरेज किनेटिक एनर्जी होती है, जिनकी एवरेज किनेटिक एनर्जी होती है वो यहीं पे बेटा रुके रहते हैं।
चंद एक ए फ्यू मालिक्यूल, सिर्फ एक दो मालिक्यूल, चंद एक मालिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी बेटा एनर्जी जो होती है वो इनसे ज्यादा होगी। मतलब वो 50 नंबर लेने वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो चंद एक होते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, वो उड़ के यहाँ पे जाते हैं, वो इस एनर्जी बैरियर पे पहुंचते हैं। इस एनर्जी बैरियर का मतलब है इस पुल पे पहुंचते हैं, इसे क्रॉस करते हैं, देन दे कैन बी चेंज इनटू प्रोडक्ट, वो फिर प्रोडक्ट के अंदर बेटा तब्दील हो जाते हैं। ऐसे बहुत कम होते हैं। एवरेज की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, चंद एक मालिक्यूल से क्रॉस करते हैं, वो प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े, तो अब क्या करना होगा, यहाँ पे टेम्परेचर का सहारा लेना होगा। तो अब आप जानते हैं बेटा ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपनी बुक के ऊपर लिख लेना। मतलब यह है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। अब आपने एक्टिवेशन एनर्जी को करना है कम, मतलब ये जो बैरियर है एक जगह है, वहां पे एक बड़ी पहाड़ है, तो उस पहाड़ के ऊपर से चढ़ के फिर दूसरी तरफ जाना होगा। चंद एक नौजवान उसके ऊपर चढ़ेंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे, जिनके अंदर ताकत ज्यादा होगी। जो बूढ़े लोग हैं वो वहां पे नहीं जाएंगे, थोड़े रास्ते से जाके वापस आ जाएंगे। तो चंद एक मालिक्यूल यहाँ तक ऊपर जाएंगे, फिर वो क्या हो जाएंगे बेटा, वापस आ जाएंगे। लेकिन चंद मालिक्यूल ऐसे होंगे जो ऊपर से क्रॉस करके प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाएंगे, मोस्टली वापस आ जाएंगे। अब क्या करना होगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना होगा। ये जो रिएक्टेंट्स हैं बेटा इनकी एनर्जी को आपने बढ़ाना होगा। अब देखो ये जो पहाड़ है इसको हमने क्या किया, नीचे कर दिया। जब आप नीचे करते हैं तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। तो ऐसे होता है, वो पहाड़ जिस गांव के अंदर था वहां पे गवर्नमेंट ने उस पहाड़ को काट के सड़क बना दी। अब सब लोग मोटरसाइकिलों पे भाग के उसे क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो अब आपको समझ आई होगी कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने एक चीज पढ़नी है कि अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो एवरेज किनेटिक एनर्जी है, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की एवरेज किनेटिक एनर्जी है वो बेटा इंक्रीज हो जाएगी। जब ये इंक्रीज हो जाएगी तो ये एक्टिवेशन एनर्जी से बढ़ जाएगी। जब एक्टिवेशन एनर्जी से ये बढ़ जाएगी तो ज्यादातर मॉलिक्यूल इसे क्रॉस करके इधर आ जाएंगे। अब ये कहानी क्या है बेटा, जब आप रिएक्टेंट को हीट कर रहे हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर थरथराहट हो रही है, ये टूट रहे हैं। तो आप इसे हीट कर रहे हैं, ये टूट रहे हैं। यहाँ पे जब पहुंचते हैं ये हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होती है, तो ये मॉलिक्यूल अब एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हो जाएंगे। तो आप दे कैन बी चेंज इनटू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाएंगे और फिर दोबारा इनकी एनर्जी जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाएंगे। दे आर मोर स्टेबल, ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, मोर स्टेबल होते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी में बस एक छोटी सी बात आपने पढ़नी है कि अगर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, यानी वो इतना इस पहाड़ को पार नहीं कर सकते, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ज्यादातर रिएक्टेंट वहां से गुजर के प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है दर हकीकत ये एक एनर्जी स्टेट होती है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो या तो इन रिएक्टेंट को आप बाहर से टेम्परेचर दें, हीट दें, इनकी एवरेज एनर्जी जो मॉलिक्यूल ज्यादातर एवरेज वाले हैं उनकी एनर्जी तेज हो जाए और वो इस एनर्जी बैरियर से क्रॉस करके प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाएं। तो ये बेटा हमारा पहला लेक्चर था। उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।